अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान को। अगर आप देख रहे हैं प्रोग्राम तेज़ी मंदी, बहुत सारी चीज़ें जिस पर आज बात करेंगे। ख़ास तौर पे स्टॉक मार्केट की सूरत हाल बड़ी तेज़ी से गिरती दिखाई दी। गुज़िश्ता हफ्ता अच्छा नहीं रहा स्टॉक मार्केट के लिए। क्या वजूहात हैं, कैसे रहा गुज़िश्ता हफ्ते में कितना तज़ब्ज़ुब और कितने ज़्यादा मुश्किलात और इबाहम पैदा हुआ स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने वालों के लिए भी, ब्रोकरेज हाउसेस के लिए भी और स्टॉक मार्केट के जो करता धरता है उनके लिए भी। चूँकि एकदम से अगर स्टॉक मार्केट 2-3 हज़ार पॉइंट लूज़ कर जाए एक हफ्ते में, तो ये एक बड़ा डैमेजिंग पार्ट होता है। ज़ाहिर है इन्वेस्टर अपना हाथ खींच लेता है, स्टॉक मार्केट में कम इन्वेस्टमेंट आती है। फिर ताजिरों ने पंजाब में शाम 6 बजे अपना कारोबार बंद करने के हुकूमती फैसले को मुस्तरद कर दिया है। नईम मीर साहब से मेरी बात हुई, उससे पहले हुकूमती ओहदेदारान से हुई, तो उन्होंने कहा कि जी हमने मुख्तलिफ जो चेंबर ऑफ कॉमर्स है उनको ऑन बोर्ड लिया है। और ये इसमें रावलपिंडी चेंबर की भी बात की गई थी कि रावलपिंडी चेंबर ऑफ कॉमर्स भी ऑन बोर्ड है इस फैसले में। क्या ऐसा है? अगर है तो किस बुनियाद पे है, किस तरह से है, कैसे ताजिरों को मनाया जाएगा? चूँकि लाहौर में तो ताजिर आज अपना एहतजाजी कैंप लगा के बैठे हैं। नईम मीर साहब ने थोड़ी देर पहले मुझे खुद बताया कि हम लोग इस फैसले को मुस्तरद कर रहे हैं, हम नहीं मानते कि 6 बजे कारोबार को बंद किया जाए। दूसरी तरफ पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक बार फिर इजाफे का इम्कान है। आटा, चीनी, टमाटर, आलू सब महंगा हो रहा है, कोई चीज़ कंट्रोल में नहीं है। डॉलर अपनी जगह एक हद से तजावुज़ कर चुका है ऑलरेडी। अब वो कब तक हद में आता है, पेट्रोल कब तक अपनी हुदूद में वापस आता है, ये एक बहुत बड़ा मसला और बहुत बड़े चैलेंजिंग सिचुएशन है हुकूमत के लिए। रवा माली साल के पहले 6 माह में माली खसारा GDP का 2.5% रहा। इसी तरह कर्ज बहुत तेज़ी से बढ़ा है जो GDP की शरह पर बहुत तेज़ी से असरअंदाज हो रहा है। जो चीज़ें पाकिस्तान एक्सपोर्ट करता था ज़राअत के मामले में, वही चीज़ें अब इम्पोर्ट की जा रही हैं। एक तरफ बेरोज़गारी, दूसरी तरफ इंडस्ट्रियलाइजेशन के दावे, लेकिन इंडस्ट्री परेशानी का शिकार, बिजली गैस की कीमतें आउट ऑफ कंट्रोल और कॉस्ट इफेक्टिवनेस के मसाइल, ये ढेर सारे मसाइल हैं जिस पर बात करेंगे आज। एहसन मेहनती साहब ने हमें ज्वाइन किया, डायरेक्टर आरिफ हबीब ग्रुप है, और उनके साथ साथ खास तौर पे आज ज्वाइन किया हमें शारेज मलिक साहब ने, नायब सदर हैं रावलपिंडी चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के। राना एहसान अफजल खान साहब माहिर मुआशियात हैं। बहुत शुक्रिया तीनों हजरात का। एहसन साहब आपसे ज़रा शुरू कर लेता हूँ सर। 399 बिलियन के करीब डूब गए सर गुज़िश्ता हफ्ते, लोग बड़ी परेशानी का शिकार रहे। मार्केट 42 तक भी आते देखी, आज फिर 44, ज़रा हौसला अफजा है। लेकिन सर एक ही हफ्ते में 2-3 हज़ार पॉइंट्स की गिरावट हो जाए तो कैसा होता है, कैसे देखते हैं आप इसको, और फिर क्या कहते हैं इन्वेस्टर्स इस पर? देखिए, कभी एक वीक इतना हमने नहीं देखा फ्लक्चुएटिव पॉलिटिकल टोटल सिनेरियो चेंज हुआ है लास्ट वीक। अगर हम देखें तो उसके असरात जो है काफी ज्यादा मार्केट पे पड़े और हमें देखा कि 3000 पॉइंट तक मार्केट की करेक्शन जो है वो देखी गई, पिछले हफ्ते के अंदर ही देखी गई। और फिर इम्प्रूवमेंट भी लास्ट वर्किंग डे पे जो रिकॉर्ड हमने देखा 1000 पॉइंट तेज हुई। और फिर अब देखा कि मंडे के दिन भी जो है वही बुलिश सेंटिमेंट जो है मार्केट में दोबारा से, जब पॉलिटिकल नॉइज कम भी तो जो है वो देखी गई। आई थिंक कि दोनों तरफ से हमें मार्केट के अंदर प्रेशर आया। एक तो IMF का मोस्ट प्रॉब्ली मार्च 25 तक जो $500 मिलियन पाकिस्तान को कंट्रीब्यूट करने की जो कमिटमेंट है, आई बिलीव उसके जो कंडीशंस हैं इन्वेस्टर्स ने उसको उसके साथ ही जो है पॉलिटिकल सिनेरियो को चलाया है। और आई थिंक कि जो पॉलिटिकल सिनेरियो था उसके अंदर भी अगर हम देखें तो पहले सेनेट इलेक्शन और फिर उसके बाद चेयरमैन का इलेक्शन, दोनों गवर्नमेंट की फेवर के अंदर जाना, आई थिंक कि मार्केट के अंदर जो रिबाउंड देखा गया है, पॉजिटिविटी देखी गई है, आई थिंक कि उसके अंदर एक गवर्नमेंट की सक्सेस का काफी ज्यादा जो है वो रोल दिया गया है। दूसरी तरफ IMF के जो नुकात हैं उसके अंदर पावर टेरिफ का जो बढ़ाना है वो 220 बिलियन तक जो है वो मार्च से लेके दिसंबर तक गवर्नमेंट को दे जाता। तो आई थिंक कि जो डेवलपिंग सिचुएशन है उसमें IMF के साथ डील करने के लिए नेशनल असेंबली की अप्रूवल को जो है जो साथ दिया गया। और आई थिंक कि जो नुकात हैं IMF के उसके अंदर अगर नेशनल असेंबली का अप्रूवल हो जाता है तो आई बिलीव कि वो इन्वेस्टर्स ने उसको काफी ज्यादा पॉजिटिव किया है। ओके, मैं चाहूंगा एहसन मेहनती साहब आपने जो 2-4 चीजें कही हैं इन पे मैं जरा और डिटेल भी बात कर लूं और दोस्तों को भी इसमें इन कर लेते हैं। शारे साहब सर, 6 बजे दुकानें बंद हो रही हैं और नहीं मान रहे ट्रेडर्स। मैंने जैसा कि खुद भी बताया कि नईम मीर साहब से भी बात हुई और दीगर जो ट्रेडर्स और जमातें हैं ताजिरों की, उनसे भी बात हुई। क्या ये नहीं कि ऑन बोर्ड लिया गया है रावलपिंडी चेंबर ऑफ कॉमर्स को रावलपिंडी में दुकानें बंद करवाने में? क्या ऐसा ही है मामला? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, थैंक यू वेरी मच जी फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर इनवाइटिंग अस जी। डेफिनेटली जितना अंदाज़ा बिजनेस कम्युनिटी को है कोविड के इम्पैक्ट का या कोविड से जो मुतासर हो गए उनका, शायद बहुत सी और दुनिया में लोगों को नहीं है। बिजनेस जितना अफेक्ट हुए लास्ट ईयर वो हम सब के सामने है।
अब जब चीज़ें थोड़ी सी बेहतर होना शुरू हुई हैं और एक पॉजिटिविटी नज़र आ रही थी मार्केट के अंदर फॉर ट्रेडिंग, फॉर इंडस्ट्रियलिस्ट, तो उस वक्त एक इतना स्टॉन्च स्टेप लेना बाय द गवर्नमेंट, ये थोड़ा सा जो है वो बिजनेस को जो है कम करता है, बिजनेसमैन को थोड़ा सा जो है उसकी हौसला अफजाई को जो है वो मुतासिर करता है, और डेफिनेटली चीज़ें वापस आ रही थी उनको अफेक्ट कर रहा है। तो जहाँ तक ट्रेडर्स की बात है, जहाँ तक एसोसिएशंस की बात है, तो रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो है वो अपनी एसोसिएशंस के भी साथ खड़ा है, बिजनेस कम्युनिटी के भी साथ खड़ा है, अपने ट्रेडर्स के भी साथ खड़ा है, क्योंकि इस वक्त अगर कोई भी चीज़ जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से इम्पोज की जाती है तो वो मेरे ख्याल में बिजनेस कम्युनिटी की मशावरत से करनी चाहिए। अब स्पेसिफिक कुछ जो है वो सिटीज़ को जो है लॉकडाउन में लेके जाना, और बाकी आपका मुल्क जो है वो बेशतर खुला है। रावलपिंडी खसूसी तौर पे जो है, रावलपिंडी के साथ इस्लामाबाद है, इस्लामाबाद में जो लॉज इंप्लीमेंट हो रहे हैं वो कुछ और हैं, SOPs इंप्लीमेंट हो रहे हैं वो कुछ और हैं। बिजनेस जो रावलपिंडी की बिजनेस कम्युनिटी है इसके लिए जो SOPs हैं वो और हैं, तो ये काफ़ी मुतासिर करेगा हमारे इस सारे को। और हम लोग जो चाहते हैं कि रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो है वो भरपूर अपनी बिजनेस कम्युनिटी के साथ खड़ी है और चाहेगी कि गवर्नमेंट को ये रिक्वेस्ट करे कि जो भी लाएअमल अख्तियार किया जाए उसमें बिजनेस कम्युनिटी की मुशावरत लाजमी शामिल हो, और हम लोग जो भी आगे मजीद बिजनेस के ऊपर SOPs मनवाना चाह रहे हैं वो बिजनेस कम्युनिटीज। ये आपने अच्छी बात की है शारिद साहब, मैं चाहूँगा इस पर ज़रा डिटेल और भी बात हो कि ऑन बोर्ड लेना क्या होता है, ऑन बोर्ड लेने से पहले एक नोटिफिकेशन जारी कर देना कि सब लोग ऑन बोर्ड हैं, ये क्या होता है, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है। ज़ाहिर है ताजिर आपके साथ डायरेक्टली एसोसिएट हैं, रावलपिंडी चैम्बर हो गया कोई भी चैम्बर। मैं ज़रा एहसान साहब सर, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें फिर बढ़ाने के लिए कुछ नोटिफिकेशन तो आते रहते हैं, कुछ मरासले जारी होते रहते हैं, फर्ज करें बढ़ जाती है कीमत, क्या इम्पैक्ट होगा सर आम आदमी पे? महंगाई तो बहुत ज्यादा है। देखिए, अब जो आगे आने वाले चैलेंजेस हैं दुनिया में वो यही है कि दुनिया वैक्सीनेशन बहुत तेजी से कर रही है और दुनिया अपनी नॉर्मल रूटीन के अंदर आ रही है। जैसे ही दुनिया अपनी नॉर्मल रूटीन में आ रही है तो तेल की जो डिमांड है, जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की डिमांड है, उसमें एकदम से इजाफा आया है। इसी तरह दुनिया के अंदर स्टील प्राइसेस के अंदर एकदम से स्पाइक आया है, क्योंकि पूरी दुनिया अभी रीबाउंड के अंदर है और रिकवरी मोड के अंदर है। तो तेल जो है इंटरनेशनल मार्केट में कुछ ही अरसे में तकरीबन $45 पर बैरल से बढ़ के अब $70 के करीब आ गया है। तो ये जो हमारा एक हनीमून पीरियड था कोरोना के अंदर, कि कोरोना में तेल बिल्कुल माइनस भी चला गया और आपके इंपोर्ट्स जो हैं वो बहुत कम हो गए और आपका करंट अकाउंट डेफिसिट सरप्लस आ गया, तो वो जो हनीमून पीरियड है अब कोरोना की वजह से अब खत्म हो गया है। और अब अभी हमारे जो चैलेंज है, नंबर 1 हमारी वैक्सीनेशन प्रोसेस इंतहाई स्लो है। अगर ये स्लो रहेगी तो हम आगे भी सफर करेंगे, मैं चाहूंगा राणा साहब इन तमाम तर चीज़ों को मजीद भी डिस्कस करते हैं। आप तीनों हजरात मेरे साथ हैं, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो इस पर मजीद बात भी करते हैं। वेलकम बैक। और ब्रेक पर जाने से पहले जो बात हो रही थी उसमें महंगाई बड़ा मसला थी और इस वक्त स्टॉक मार्केट की सिचुएशन पर बात हो रही थी, ताजरों के एहतजाज पे बात हो रही थी। इन्हीं तमाम तर चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं। ऐसे में इंतज़ाम सर आप कुछ फरमा रहे थे, 2-3 चीज़ें आपसे जानना चाहूँगा सर। कैपिटलाइजेशन जब अच्छा हो जाता है फिर एकदम गिरता है, सुकड़ जाता है, तो कितनी परेशानी होती है। फिर जब सरमायाकारी एकदम से आना शुरू हो और फिर एकदम से सेनेट का इलेक्शन हो, महंगाई हो और दीगर पॉलिटिकल मामलात हो जिसका असर लेते हुए स्टॉक मार्केट का टोटल बिजनेस जो है वो सुकड़ जाए, तो ये कितना मुश्किल हालात होते हैं ब्रोकरेज हाउसेस के लिए भी और इन्वेस्टर के लिए भी। देखें, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा कि ये जो उतार चढ़ाव है और इस वक्त जो हम सिचुएशन देख रहे हैं कि वॉल्यूम्स जो हैं कभी स्टॉक मार्केट के बहुत ज्यादा हो जाते हैं और अब इस वक्त ज़ाहिर है हाईएस्ट जो लेवल था उसका मे बी 40-45% वॉल्यूम है। तो आई थिंक कि ये जो एक इश्यूज जो पाकिस्तान में इस वक्त हम चलते हुए देख रहे हैं जिसमें पॉलिटिकल इन्वायरमेंट ग्रिम हुआ है, इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी काफी ज्यादा बढ़ गई है, इन्फ्लेशन 8.7 का लास्ट आया और आने वाला इन्फ्लेशन 11.5% तक जो है वो एक्सपेक्ट किया जा रहा है, जिसके अंदर रद्दबदल जो है पॉलिसी रेट के अंदर भी जो है इस माह के अंदर देखा जा सकता है। तो आई थिंक कि जो इन्वायरमेंट है वो काफी इनकन्वीनियंट है। ऐसी इनकन्वीनियंट इन्वायरमेंट में हम देख रहे हैं कि कोविड
की थर्ड वेव जो है उसका इम्पैक्ट हम देख रहे हैं कि अब बहुत ज्यादा लॉकडाउन की तरफ जो है वो पाकिस्तान का रुख, और जाहिर है फिर हम देख रहे हैं कि एक्सपोर्ट नंबर पे भी इसके इम्पैक्ट आ सकता है। और अपेरेंटली जो इस वक्त गवर्नमेंट सिचुएशन देख रही है पॉलिटिकल एनवायरनमेंट को लेके, जहाँ पे लॉन्ग मार्च भी कॉल, तो काफी चैलेंजिंग एनवायरनमेंट IMF को लेके भी जो है वो देखा जा रहा है। मोस्ट प्रॉब्ली जो है पावर टेरिफ के अंदर इंक्रीज हो सकता है। काफी टैक्स एग्जेम्पशंस हैं जो कि जो है वो वापस ले ली गई है IMF प्रोग्राम में जाते हुए। तो आई थिंक कि इस चीज को हमने बैलेंस करना है कि हमारे जो एक्सपोर्ट नंबर्स हैं, स्पेशली जो हम IT एक्सपोर्ट देख रहे हैं, उसकी काफी मराहतें ले ली गई हैं इस वक्त, क्या वो सस्टेन कर सकता है या नहीं कर सकता। तो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट काफी ज्यादा इस वक्त अनसर्टेन है, और ऐसी सिचुएशन के अंदर काफी ज्यादा जो है वो स्टेटमेंट या हेल्प गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडीज की फॉर्म में या वेरियस तरीके से जो है फॉरेन इन्वेस्टमेंट को इनवाइट करने के लिए अगर जो स्ट्रेटजीज की जाएं वो ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए, ताकि इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस जो है उसको हम मेंटेन कर सकें। राना साहब, IMF वाला मामला जब भी सर उठाता है तो एकदम से डर लगना शुरू हो जाता है लोगों को भी, मार्केट को भी, और तमाम तर बाहर माशियात को भी। कभी IMF की जो तलवार है वो हमें पेंशन वाले मामले पर गिरती दिखाई देती है। अब ये टैक्स छूट जो थी उससे इस्तिस्ना हासिल था, उसमें 36 के करीब मुख्तलिफ शुबा जाते हैं जिनमें से टैक्स छूट थी, उसको अब ख़त्म किया जा रहा है, लेकिन टैक्स क्रेडिट बढ़ाने की बात हो रही है। एकदम से ये चीज़ें होती हैं, जब एकदम से तो एकदम से परेशानी आती है, फिर एकदम से हम देखते हैं कि मार्केट में हर चीज़ स्क्वीज़ होना शुरू हो जाती है, हर चीज़ अपने अपने मदार से हिलना शुरू हो जाती है। क्या ये तरीका का ठीक होता है, या फिर आप स्टेप बाय स्टेप काम करें तो कोई परेशान भी नहीं होगा, लोगों को अवेयरनेस भी दें? देखिए, IMF की जो आपको चीजें बताती है वो गलत तो नहीं बताती है। अब IMF अगर आपको कह रही है कि सर्कुलर डेट को आप मैनेज करें, उसको आप हुकूमत 2.5 साल से किसी किस्म की रिफॉर्म्स नहीं लेके आ सकी, रिकवरीज को बेहतर नहीं कर सकी, अपने लाइन लॉसेस को कम नहीं कर सकी, तो फिर जाहिर सी बात है IMF कहेगा फिर आप रेट इंक्रीज करें, टैरिफ इंक्रीज करें, फिर आपकी कॉस्ट जो है, क्योंकि पेट्रोलियम प्राइसेस बढ़ रही हैं तो उस तरफ जाएंगी। अगर हुकूमत 2.5 साल से टैक्स कलेक्शन नहीं बढ़ा पाई तो IMF आपको कहेगी आप एग्जेम्पशंस दूर करें। तो ये तो जो आपको कोरोना के अंदर एक आपको खुला हाथ मिल गया कि आपका डेट भी जो है वो रीफाइनेंस हो गया, इंपोर्ट बिल आपका गिर गया, आपका करंट अकाउंट डेफिसिट पॉजिटिव आ गया, आपको टैक्स के ऊपर भी जो है वो अब एक आपने इकोनॉमी को रिलीफ दिया, तो वो अब पीरियड खत्म हो गया है। और यही मैं पहले ब्रेक से पहले कह रहा था कि आगे अब वैक्सीनेशन ड्राइव जो है वो बहुत अहमियत इख्तियार करेगी, क्योंकि जो डेवलप्ड ममालिक है वो अपनी वैक्सीनेशन मुकम्मल, वो अगले 3-4 माह में अपनी पॉपुलेशन को मुकम्मल तौर पे वैक्सीन कर लेंगे, और फिर ये हमारे ऊपर ये डिलेमा और ये स्टिग्मा लग जाएगा कि यहाँ पाकिस्तान में वैक्सीन नहीं है तो इधर ट्रैवल बैन कर दें या वैक्सीनेशन के बगैर ना हो। तो ये बड़ा, और ये जो थर्ड वेव आ रहा है इसके लिए हुकूमत का तैयारी ना करना और थर्ड वेव आ जाना, ये बड़ा नहायत ही अफसोसनाक चीज है, क्योंकि अब इस स्टेज में जाके जहां दुनिया खुल चुकी है और अब मूवमेंट बहाल हो रही है, हम दोबारा बंदिश की तरफ जा रहे हैं। अपनी हम सर्विस सेक्टर में मार्केट्स बंद कर रहे हैं, होटल्स बंद कर रहे हैं, स्कूल्स को दोबारा बंद कर रहे हैं, तो ये हम लोग पीछे रह जाएंगे। जो हमें एडवांटेज मिला एक्सपोर्ट के अंदर कि हमने अपनी इंडस्ट्री नहीं बंद की, वो एडवांटेज भी जाता नजर आ रहा है। टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट जो है उसमें कोई इजाफा नहीं हो रहा और अब स्टैग्नेंट की तरफ आ रहा है, हर महीने कम होती जा रही है एक्सपोर्ट आपकी। तो वो, और दूसरी साइड पे जो एक्सपोर्टर्स के लिए, टेक्सटाइल सेक्टर के लिए जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो सूतर की कीमत है, वो कॉटन की कीमत है, जिसकी वजह से उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है अब अपनी कैलकुलेशन से बाहर हो गई है। तो ये सारे मामला आगे आने वाले दिनों के अंदर, और ये खास तौर पे जो पेट्रोलियम प्राइसेस का इंटरनेशनल मार्केट में इंक्रीज है, हुकूमत उसको कैसे सहेगी? हुकूमत की तो ऑलरेडी टैक्स कलेक्शन जो है वो शॉर्टफॉल के अंदर जा रही है, हुकूमत अपने टारगेट्स को मीट नहीं कर रही, और टारगेट आपने रिवाइज डाउन किया है 4.963 ट्रिलियन से आप इसको 4.7 ट्रिलियन पे लेके आए, और इसके भी इम्कानात है कि आप इस टारगेट को मीट ना कर पाए और आपकी टोटल कलेक्शन 4.4 ट्रिलियन से 4.5 ट्रिलियन पे हो, क्योंकि अगले 4 माह में आपने 470 अरब लगातार कलेक्ट करना है, जो कि तकरीबन 20 से 25% इजाफा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। तो ये इम्पोर्टेंट बात है, ये इम्पोर्टेंट बात है राना साहब। एहसन साहब, अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कलेक्शन अपनी उस टारगेट को अचीव नहीं कर पाते, एक तरफ ये, दूसरी तरफ गर्दिशी कर्ज बढ़ता जाएगा, तो सर कैसे चलेगा? एहसन साहब, मेरी आवाज आ रही है सर? जी, आई थिंक कि जो मामलात हैं बिल्कुल ये कंसर्निंग है, और आई थिंक कि जो सर्कुलर डेट है
इसको तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये 2.5 बिलियन 2.5 ट्रिलियन तक चला जाएगा। आई थिंक कि ये जो मामलात है टैक्स कलेक्शन के, इसमें तो हमें कुछ हद तक जो है वो सक्सेस हुई है कि टारगेट को हमने क्रॉस किया है टिल द मंथ ऑफ फरवरी, और बल्कि हमने जो हमारी IMF के साथ जो डील थी उसके अंदर हमने रिवाइज टारगेट भी कोई 4 ट्रिलियन तक जो है उसको लेकर आए थे, जो इनिशियली 4.7 ट्रिलियन की जो है वो टारगेट किया हुआ था। तो आई थिंक कि टैक्सेशन को तो हम रिजॉल्व करते हुए देख सकते हैं, क्योंकि हमारी जो इंडस्ट्रीज हैं स्पेशली LSM की ग्रोथ 16% तक जो है ईयर ऑन ईयर देखी गई है लास्ट मंथ तक, और हमने इवन जो ऑटो सेल का डेटा है वो काफी मुस्बत है, सीमेंट सेल भी जाहिर, और फिर ऑयल सेल का भी जो डेटा है डबल डिजिट के अंदर हम ग्रोथ देख रहे हैं। तो टैक्स कलेक्शन बहरहाल जो है वो उस मिकदार में हो रही है, बट हमारे पास आगे जाकर जो चैलेंजेस हैं जिसके अंदर हम सर्कुलर डेट प्राइसेस के लिए इमिनेंट हमें पैसों की जरूरत है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी जिसके अंदर आते हैं, हमने ऑयल प्राइसेस को जो है $70 तक जो है वो जाते हुए अब इस वक्त देखा है, जिसको जाहिर है आगे हमें करंट अकाउंट डेफिसिट भी जो है इसमें इनकर करना है। तो फिस्कल डेफिसिट का भी जो डेटा आया है वो इंडिकेट कर रहा है कि 7% को हम क्रॉस कर रहे हैं, और आई थिंक के जो चैलेंजेस हैं उसके अंदर ये भी है कि इस अनएम्प्लॉयमेंट को कम करने के लिए या ग्रोथ को लाने के लिए जो हम 4% तक प्रोजेक्ट कर रहे हैं, इसके लिए हमें काफी ज्यादा जो है गवर्नमेंट स्पेंडिंग को जो है कंटिन्यू करना पड़ेगा। तो आई थिंक कि ऐसे इन्वायरमेंट में जाके हम कोविड के 3rd वेव में हैं, इन नंबर्स को इम्प्रूव करना, IMF के टारगेट्स को रीच करना, सब्सिडीज का खत्म होना, और फिर ज़ाहिर एक्सपोर्ट नंबर्स को इम्प्रूव करना ताकि रुपये की स्टेबिलिटी रह सके, तो बहुत ज़्यादा जो है गवर्नमेंट को एफर्ट करनी पड़ेगी कि वो FDI नंबर्स को भी जो है वो इम्प्रूव कर सके, एट द सेम टाइम टैक्स कलेक्शन को मेंटेन कर सके, और फिर जिस तरह से सर्कुलर डेट क्राइसिस को रिजॉल्व करने के लिए बेशतर कोशिशें की जा रही हैं, उसके अंदर कोई एक रिजॉल्व आ जाए। यहाँ पर इस वक्त हम देख रहे हैं IMF से कमिटमेंट किया गया है कि सर्कुलर डेट को इन्हीं लेवल्स पर फ्रीज करना है। आई थिंक एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा, ये एक बड़ा चैलेंज होगा। मैं एक छोटे से ब्रेक की तरफ जाऊंगा। एहसन साहब, शारिज मलिक साहब, राना एहसान अफजल साहब हमारे साथ मौजूद है। ब्रेक से वापस आते हैं तो ज़रा अब ताजरों के मसाइल पर बात करेंगे, महंगाई पर भी बात करेंगे, क्योंकि महंगाई एक ऐसी चीज़ है जब वो बढ़ती जाएगी तो जाहिर है कि ख़रीद की जो क़ुव्वत है वो ख़त्म होती जाएगी। फिर क्या करेंगे, कैसे मामलात होंगे, कैसे रोलिंग होगी पैसों की मार्केट में, इस पर भी बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। तीनों हज़रात हमारे साथ मौजूद है। शारिद साहब, मैं ज़रा आपसे ये जानना चाहूँगा, जब कोई फ़ैसला हुकूमत कर रही होती है ताजरों के हवाले से और ऑन बोर्ड लेने का कह देती है, क्या इस फैसले में आप चूँकि अभी एक्टिंग प्रेसिडेंट भी हैं, नासिर भाई मुल्क से बाहर हैं, सर ये बताएं कि क्या कोई मुशावरत हुई है आप लोगों से, ख़ास तौर पे रावलपिंडी चेंबर से, कि जब हम दुकानें 6 बजे बंद करेंगे तो ताजरों के लिए क्या रिलीफ होगा? चूँकि ये तो कह रहे हैं कि इतवार के रोज़ मुकम्मल बंद होगा बाज़ार, और ज़ाहिर है पाकिस्तान भर में लोगों की छुट्टी ही इतवार के रोज़ होती है। नहीं जी, थैंक यू, आपने क्वेश्चन पूछा, बिल्कुल इस तरह नहीं है। मुशावरत की गई, ना सिर्फ इतवार बल्कि हफ्ते को भी बंद करने का इन्होंने जो SOP जारी किया है। तो 2 दिन इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर द बिजनेस कम्युनिटी कि वो अपनी दुकानें या अपने वेयर हाउसेज या अपने बिजनेस के जो ऑफिसेज हैं उनको बंद करें। तो यही हमारा जो मकसद होता है, जो हम हुकूमत को कह रहे होते हैं कि ऑन बोर्ड लिया जाए। हम चाहते हैं कि हम सारे SOPs को फॉलो करें। हम चाहते हैं कि जिस तरह इस वबा ने हर बिजनेस को, हर दुनिया के इदारे को बंद किया है, तो हमें इस चीज़ का अंदाज़ा है, बखूबी हमें अंदाज़ा है, और वी आर ऑलवेज ऑन बोर्ड विद द लोकल एडमिनिस्ट्रेशन। लेट मी टेक दिस अपॉर्चुनिटी कि मैं ये कहूँ कि हमारी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन रावलपिंडी की खास तौर पर इट इज़ वेरी कोऑपरेटिव विद अस। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब हुकूमत एक SOP जारी कर देती है और बगैर किसी मशावरत की होती है, तो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को इम्प्लीमेंट करवाने होते हैं, हम उनसे एग्री नहीं कर रहे होते क्योंकि हमसे मशावरत नहीं की गई होती। तो दिस इज़ वेरी डिफिकल्ट कि हम लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर दबाव डाल रहे होते हैं, वहाँ पे दबाव डाल रहे होते हैं। तो अगर यही जो अमल है ये पहले कर दिया जाए, हुकूमत अगर यही जो SOPs हैं ये जारी करने से पहले हमें ऑन बोर्ड ले ले,
तो दोनों इंस्टीट्यूशंस के लिए विन विन सिचुएशन होती है। जो हम चाह रहे होते हैं और हम जो इम्प्लीमेंट करवाना चाह रहे थे लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, हम दोनों एक पेज पे होते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अनफॉर्चुनेटली वो हुकूमत ने ना पहले किया था, ना इस मरतबा उन्होंने हमें ऑन बोर्ड किया इसमें। अच्छा ये बताएं शारिद साहब, जो रावलपिंडी की दीगर मार्केट्स हैं वो ये आपसे मुतालबा नहीं कर रही कि जो इस्लामाबाद के लिए SOPs हैं, इस्लामाबाद का मामला डिफरेंट है। मैं कल गुज़िश्ता रोज़ की बात कर रहा हूँ, हालांकि ये आज से इम्प्लीमेंट हो रहा था, लेकिन कल गुज़िश्ता रोज़ कल भी मैं देख रहा था कि मार्केट्स बंद करवाई जा रही थी, जबकि इस्लामाबाद वाले मामले में ऐसा नहीं था। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। जो पंजाब की नोटिफिकेशन थी वो परसों जारी की गई और वो फुली इफेक्टिव थी फ्रॉम दैट वेरी टाइम। तो उन्होंने कल से ही उसके ऊपर जो अमल दरामद करवाना शुरू कर दी थी। पहले भी मैंने इस बात का जिक्र किया और मैं दोबारा कहूँगा कि रावलपिंडी और इस्लामाबाद को ट्विन सिटीज़ कंसिडर किया जाता है। तो ये बड़ी एक अजीब सी सूरत हाल हो जाती है कि जब इन दोनों के SOPs जो है उनको अलहदा कर दिया जाए। डेफिनेटली वो फेडरल में आता है, ये पंजाब के लेवल पे आता है, लेकिन एक बाजार एक मार्केट उसी सेम सेक्टर का जब इस्लामाबाद में खुला होता है और वो रावलपिंडी में बंद होता है, तो ताजिर बरादरी जो अपने गुजारिशात पेश करती है, जो तहफ़्फ़ुज़ात पेश करती है, वो डेफिनेटली बजाएं और वो चाहते हैं कि दोनों अक्रॉस दी बोर्ड पूरे मुल्क में एक ही SOP फॉलो किए जाएं। ये हमारे लिए भी, बिजनेस कम्युनिटी के लिए आसान होता है, चेंबर्स के लिए भी आसान होता है इनको इम्प्लीमेंट करवाना, और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी। इसीलिए हम कहते हैं कि बिफोर टेकिंग एनी सच डिसीजन, बिफोर इशूइंग एनी सच SOPs, इन चीज़ को पहले डिस्कस कर लिया जाए ताकि हर किसी के लिए इसमें आसानी हो। राना साहब आप सुन भी रहे होंगे, एक चीज़ हमें ये कहा गया कि जी हमने ऑन बोर्ड ले लिया है, जबकि मेरी इरफान अपना नासिर मिर्ज़ा साहब जो कि प्रेसिडेंट हैं उनसे बात हुई तो उन्होंने फिर शारिद साहब का जिक्र किया। तो अब ये 2 हज़रात यही बात कह रहे हैं कि ऑन बोर्ड लिया ही नहीं गया, पहले ही आप कह देते हैं सबको ऑन बोर्ड ले लिया है, तो फिर ये तो चेंबर के लिए भी मुश्किल होगी, जो आपको फेस सेविंग भी दे देता है। कभी कभी मुश्किल होती है गवर्नमेंट को, तो चेंबर आगे खड़ा हो जाता है, चलें हम कुछ ना कुछ फ़ायदा पहुंचा देते हैं गवर्नमेंट को उसकी फेस सेविंग के लिए, और ताजिरों के दरमियान एक ब्रिज बन जाते हैं। अगर इन्हीं को ऑन बोर्ड ना लिया जाए तो सर फैसले शुरू हो जाएं, जैसा आप खुद भी कह रहे थे मार्कीज़ भी बंद हो रही हैं, ये तो सर बड़े भारी लेवल का नुकसान नहीं होगा टैक्स कलेक्शन के लिए भी, गवर्नमेंट के लिए भी, पाकिस्तान के अवाम के लिए भी, जो छोटे मोटे कारोबारी तबका है बेचारा जो रोज़ कमाता रोज़ खाता है उसके लिए भी? मेरा ख्याल है राना साहब की मुझे आवाज़ नहीं आ रही है। मैं ज़रा राना साहब आपके पास वापस आता हूँ, आपके पास इसी सवाल के साथ वापस आता हूँ, आपकी शायद आवाज़ मुझ तक नहीं पहुँच पा रही। मैं ज़रा एहसन साहब से भी इसमें, एहसन साहब सर आप सुन रहे होंगे रावलपिंडी चेंबर खुद भी कह रहा है कि ऑन बोर्ड ना लेने के इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं, बल्कि हमने तो कई दफ़ा तमाम चेंबर ऑफ कॉमर्स को ऐसा कहते सुना, जो लोग गवर्नमेंट के साथ मुख्तलिफ हवालों से मुशावरत में रहते हैं वो भी ये कहते हैं। सर गवर्नमेंट को नहीं चाहिए कि जब आपको फ़ैसला कर रहे हो तो यकीनी तौर पर सारी मुशावरत कर लें, साथ खड़े होकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लें, चेंबर्स को साथ खड़ा कर लें, उनके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लें, ताकि ये जो बिजनेस के मसाइल हैं ये हल हो जाएं और लोगों में इबाहम और मुश्किलात और ये जो एम्बिगिटी है ये सिचुएशन पैदा ना हो। देखिए इस वक्त काफ़ी ज़्यादा अनसर्टेनिटी है और आई थिंक कि जितनी भी एफर्ट की जाए डिफरेंट एसोसिएशंस के साथ मिलकर के रेजोल्यूशन लाने की, आई थिंक कि वो बेहतर है। वरना ये होता है कि जो ऐसे इन्वायरमेंट में हम अनसर्टेनिटी देखते हैं, अगर हमने देखा है कि दीगर इस वक्त शुगर प्राइसेस बढ़ चुकी हैं, इस वक्त दीगर बहुत सारे ऐसे मामलात हैं जिसके अंदर जो है वो आटे की कीमत का बढ़ना, और फिर जाहिर है ऐसी पॉलिटिकल इन्वायरमेंट में जहां पर आपके पास बहुत सारे लोग हों एक इंस्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए, ऐसे इन्वायरमेंट में जितनी गवर्नमेंट की एफर्ट उन एसोसिएशन के साथ हो सके वो कम। थिंक कि जो इस वक्त हम सिचुएशन देख रहे हैं जहां पर पावर टेरिफ का जिस तरह से हम इंडिकेट कर रहे थे कि वो बढ़ने लगा है, और फिर जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, एनर्जी कॉस्ट बढ़ रही है, अब पेट्रोलियम की मसनूआत की कीमतें मोस्ट प्रॉब्ली कल से बढ़ जाएंगी। तो ऐसे इन्वायरमेंट में जहां पर एक्सपोर्ट पे काफ़ी ज़्यादा हमारे कॉम्पिटिशन आ निकला है, LSM ग्रोथ आगे खतरे में है, BIs नहीं आ रही, तो इस चैलेंजिंग एनवायरनमेंट में जितनी गवर्नमेंट एफर्ट हो एक एसोसिएशन को लेके चलने की और जितनी जो मसाइल को हल करने की ताकि प्रोडक्शन बढ़ सके, GDP ग्रोथ हमने देखा कि लास्ट ईयर नेगेटिव ग्रोथ थी, आने वाले वक्त के अंदर 4% तक उसको लेके जाना है। ऐसी कॉम्पिटिटर इकोनॉमीज हैं, इंडिया में हम देख रहे हैं डबल डिजिट ग्रोथ जो है एक्सपेक्टेड है GDP की नेक्स्ट ईयर। तो आई थिंक कि ऐसे एनवायरनमेंट में जितनी मुशावरत हो, जितने मसाइल के हल हो, जितनी सब्सिडी
दी जा सके, ऐसी मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज को वो कम है। अनएम्प्लॉयमेंट को भी हमने ख़त्म करना है। थर्ड वेव के अंदर जो है वो हम देख रहे हैं कि मसाइल काफ़ी ज़्यादा हैं, जीडीपी को लेके मसाइल हैं, फॉरेन लोन जो हम IMF से ले रहे हैं उसकी कंडीशंस हैं, सारी सब्सिडीज ख़त्म हो रही हैं। तो ऐसे मरहले के अंदर हम पे इतने ज़्यादा चैलेंजेस इस वक्त मुल्क को देखे जा रहे हैं। एजुकेशन के इशूज़ हैं, हेल्थ इशूज़ हैं, और फिर सबसे बड़ी बात है हमने इसी प्रोग्राम में देखा कि कोविड मेडिसिन की डिस्ट्रीब्यूशन, और फिर जाहिर है इसका रिजॉल्व जो इस पेंडेमिक का है ये पाकिस्तान के लिए काफ़ी ज़्यादा डेटा के लिहाज से नेगेटिव जा रहा है। तो आई थिंक कि जितनी मुशावरत की जाए इस मोमेंट को रिजॉल्व, इस पेंडेमिक को रिजॉल्व करने के लिए, वो कम से कम है। फिर LSM ग्रोथ को हमने बढ़ाना है ताकि हम एम्प्लॉयमेंट नंबर्स और GDP के टारगेट जो है अचीव कर पाए। बिल्कुल ठीक है। मैं राना साहब, सर LSM मामले पर बात कर रहे हैं, एहसन साहब भी, और मेरा ख्याल है शाहरेज साहब से इस पर मैं थोड़ी देर में बात करूंगा। अभी इंडस्ट्रियल जो प्रेशर है इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का वो अपनी जगह है। फिर ये जो मैं आपसे जिक्र कर रहा था कि मार्केट्स को बंद कर दें, ये कर दें, वो कर दें, तो कलेक्शन पर भी बड़ा सख्त असर पड़ेगा इन तमाम तर चीज़ों का। किस चीज पे असर पड़ेगा सर? ये जो आप मार्केट्स बंद कर देंगे, जाहिर है बिजनेस नहीं होगा, तो आपके आने वाले दिनों की जो टैक्स कलेक्शन है उसका बड़ा गैप पैदा हो जाएगा सर। बिल्कुल, ऑब्वियसली, और खास तौर पे जब आप अभी ईयर एंड पे जा रहे हैं, आखिरी 4 माह के अंदर, तो अगर आप अगर मामला कोरोना का आउट ऑफ कंट्रोल होता है और आप लॉकडाउन में जाते हैं, तो आपके सारे जो टारगेट्स हैं, टैक्स कलेक्शन का टारगेट, वो पहले ही कॉम्प्रोमाइज्ड है, वो और कॉम्प्रोमाइज हो सकता है, जो गवर्नमेंट के लिए और मुश्किलात पैदा करेगा। देखिए, इसके अंदर मैं यही बता रहा था, मेरी आवाज नहीं आपको आ रही थी, कि सबसे जो जरूरी चीज था कि जब कोरोना अंडर कंट्रोल था तो तब हमें SOPs की इंप्लीमेंटेशन पे फोकस करना चाहिए था। लेकिन आपने देखा, खाली आप गवर्नमेंट को नहीं ब्लेम कर सकते, इसमें पाकिस्तानी आवाम जो है उसको भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी, और हमें खुद एहतियात करना होगा, जो हम नहीं करते। और आप बाजारों में, किसी भी शहर के मेन बाजारों में चले जाएं तो वहां लोग मास्क नहीं पहनते। तो ये बदकिस्मती है कि हम लोग इसको सीरियस नहीं ले रहे, और इसके डेफिनेटली जब भी कोई पॉलिसी बनती है, जब तक सारे जो स्टेक होल्डर्स उनको ना ऑन बोर्ड लिया जाए, तो वो एक इनकम्प्लीट पॉलिसी होती है और वो फिर इतनी इफेक्टिव पॉलिसी भी नहीं होती। तो अच्छा, अभी ये एक राना साहब इसमें जरा एक चीज और भी ऐड करें। हम ऑन बोर्ड लेने की तो बात कर लेते हैं, तिजारती पॉलिसी ही नहीं है अब तक। को तीसरा साल एंड होने जा रहा है गवर्नमेंट का। देखिए, ये तो रिफॉर्म्स और नई पॉलिसी लेके आना या लॉन्ग टर्म प्लानिंग करना, बदकिस्मती से इस गवर्नमेंट ने अभी तक कोई इस तरह की पॉलिसी सामने नहीं लेके आई। मैं हमेशा कोविड के दौरान टर्फ की तारीफ करता हूँ। इस तरह की पॉलिसीज को कंटिन्यू रहना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि टेक्सटाइल के अलावा भी कोई एक्सपोर्ट सेक्टर आपका फ्लरिश करे, तो आपको इंसेंटिव्स देने पड़ेंगे मुख्तलिफ सेक्टर्स को कि वो इंडस्ट्रियलाइजेशन करें, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज लगाएं, या वो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की तरफ जाएं। तो टर्फ जैसी फैसिलिटीज जो लो मार्कअप रेट्स पे अवेलेबल रहनी चाहिए हैं, और फैसिलिटेशन जो है वो बिजनेस कम्युनिटी को देनी चाहिए है। खाली कोरोना के अंदर नहीं, बाद भी ये कंटिन्यू होनी चाहिए। जब तक ये नहीं आएंगी, आप देखें आपकी एक्सपोर्ट्स इतना वावेला मचा के एक्सपोर्ट्स बेहतर हो रही हैं, लेकिन आप 16 अरब की एक्सपोर्ट्स कर सकें, 16 अरब US डॉलर्स की जुलाई से फरवरी तक, और अगले 4 महीनों में आप 24 कर लेंगे, 24.5 कर लेंगे, तो हम वही पाकिस्तान वही स्टक है। हम लोग अपनी एक्सपोर्ट्स को नहीं बढ़ा सके, जो कि एक निहायत ही एक सवालिया शान उठता है हुकूमत की पॉलिसी मेकिंग पे, और इस सेक्टर को जो है वो बढ़ाने में। यहाँ तक कि आपने डॉलर को जो है वो अप्रिशिएट किया, 30 से 40% अप्रिशिएट कर दिया, उसके बावजूद एक्सपोर्ट्स का ना बढ़ना बहुत तफसीशनाक है। शाहरेज साहब, एक्सपोर्ट ना बढ़ना तशवीशनाक है। एक्सपोर्ट्स बढ़ाने के लिए जो इंडस्ट्रियल जोन है वो एक तरफ बड़ी परेशानी का शिकार है। छोटी बड़ी इंडस्ट्री हो, कराची की हो, रावलपिंडी के साइड एरियाज़ की जो इंडस्ट्री है वो भी परेशानी का शिकार है। बिजली की कीमतें, गैस की कीमतें, फिर गैस शॉर्टेज का हो जाना, बिजली की बंदिश का हो जाना, ये सारी चीज़ें मिक्स होकर तो जो कॉस्ट इफेक्टिवनेस है उसको बड़ा हिट करती हैं। तो ये किस हद तक परेशान कौन है? मेरे ख्याल में काफ़ी ये जो है परेशान कौन बात है कि अल्टीमेटली जब आप एक्सपोर्ट्स को इतना बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, आपकी इंडस्ट्रियलाइजेशन का प्रोसेस जो है वो बढ़ रहा है, और आपकी एक्सपोर्ट्स जो है वो एक अल्टीमेटली पूरी दुनिया में जो है वो एक अच्छा उनका रिजल्ट जो है वो प्रोड्यूस कर रहे हैं कि आपकी एक्सपोर्ट्स बढ़ रही हैं एज कम्पेयर टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, जो कोविड में जिस तरह उन पर इम्पैक्ट आया आपकी इंडस्ट्री ग्रो की।
इस सूरत हाल में डेफिनेटली वी हैव द प्रेशर ऑफ IMF का प्रेशर है, जो कि एक सही मतलब प्रेशर है उनकी अपनी कैलकुलेशंस के हिसाब से। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर ये कंटिन्यू रहा और अगर इसी तरह ये प्राइसेस बिजली की, गैस की या इवन इंडस्ट्रियल स्टेट्स की जो प्राइसेस हैं वो बढ़ती रहीं, तो हम लोग इंटरनेशनल मार्केट में कम्पीट नहीं कर पाएंगे। जो भी हमें इंसेंटिव GST प्लस के हवाले से मिले हुए हैं, हम उनको इंसेंटिव्स को अगर बिजली की प्राइसेस में जो है वो कर देंगे तो डेफिनेटली वो हम लोग उसका फायदा नहीं उठा सकेंगे, विच वुड अल्टीमेटली इम्पैक्ट द एक्सपोर्ट्स ऑफ पाकिस्तान। हमें चाहिए कि इस वक्त, क्योंकि अगर हमारा ट्रेंड जो है वो इंडस्ट्रियलाइजेशन का इंक्रीज हो रहा है, तो हुकूमत को चाहिए इन व्हाटएवर वे उनको करना चाहिए, वो जिस सूरत में मर्जी। मैं ज़रा एहसन साहब से भी इस पर बात करें। एहसन साहब, सर इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ ट्रेंड बढ़ रहा है लेकिन इंडस्ट्री के लिए मुश्किलात बढ़ रही हैं सर। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो जो पावर सेक्टर है उसका कर्ज बढ़कर 2331 अरब तक पहुंच गया। यकीनी तौर पर हर सेक्टर अब कर्ज में डूब रहा है। ज़ाहिर है कोविड-19 की सिचुएशन ऐसी थी कि कारोबार नहीं था, तो ज़ाहिर है कर्ज लेकर सैलरीज़ और दीगर जो अखराजात हैं उसको पूरा किया जा रहा था। अब अगर हम बाहर आते हैं इससे, और ज़ाहिर है जो जिसका जिक्र आप सारे हजरात कर रहे हैं कि जब तक वैक्सीन मौसर तरीके से ना लग जाए तब तक हमारे लिए परेशानी है। लेकिन सर ये जो चीज़ें हैं, गर्दिशी कर्ज हो गया, पाकिस्तान का मजमूई गवर्नमेंट का कर्ज हो गया, प्राइवेट सेक्टर का कर्ज हो गया, ये तमाम तर चीज़ें एक साथ बढ़े और फिर डॉलर 160 पे खड़ा हो, तो सर क्या सिचुएशन हो सकती है आने वाले दिनों में गवर्नमेंट के लिए, ख़ास तौर पे क्या सिचुएशन होगी? देखिए, सबसे बड़ा जो इशू अब इस वक्त नजर आ रहा है वो इंडस्ट्रियल टैरिफ का है। पावर टैरिफ जो रेज होने लगा है IMF के प्रोग्राम के अंदर, वो हम देख रहे हैं कि उसके अंदर एक मेजर सर्च जो है वो एक्सपेक्टेड है कि इस 25 मार्च की डिसबर्समेंट जो हो रही है $500 मिलियन की, उससे पहले जो है कुछ अनाउंसमेंट्स आने के लिए। और आई थिंक इसका जो रिजॉल्व होगा वो सर्कुलर डेट क्राइसिस जो एक्सपेक्टेड था 2.5 ट्रिलियन जून के माह तक जो है वो जा निकलता। आई थिंक कि उसको किसी तरीके से फ्रीज करना है। उसको फ्रीज करने के लिए पावर टैरिफ उस हद तक हमें रेज करना है कि नया जो गर्दिशी कर्जा है वो बढ़ ना सके। आई थिंक कि एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा इंडस्ट्री के लिए जो कॉम्पीट कर रही है एक्सपोर्ट को। हम देख रहे हैं कि वो लास्ट मंथ जो है वो उसने नेगेटिव ग्रोथ दी है, और अब आने वाले वक्तों में हम देख रहे हैं कि जहाँ लॉकडाउन पूरी दुनिया के लिए कम हो रहे हैं वहाँ पे हमें कंपटीशन काफी ज्यादा जो है इंडिया से और से दीगर कंट्रीज से, जहाँ पर मेडिसिन के यूज या पेंडेमिक के रिजॉल्व के लिए वैक्सीनेशन काफी स्ट्रांगली जो है वो दी जा रही है। आई थिंक कि सबसे बड़ा चैलेंज इस वक्त हम देखेंगे कि हमें इस पेंडेमिक को लेते हुए, इस वैक्सीनेशन ड्राइव को लेते हुए एक्सपोर्ट नंबर्स को इम्प्रूव करना है ऐसे ममालिक के अंदर जहां पर ये पेंडेमिक के इम्पैक्ट खत्म हो गए। हमने देखा है यूरोपियन इकोनॉमीज के अंदर डेटा काफी इम्प्रूव हो रहा है। स्पेन में स्पेशली हम देख रहे हैं कि वहां पर डेथ्स ही खत्म हो चुकी हैं। तो आई थिंक कि उन ममालिक के अंदर हमने एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना है जहां पर हम कॉम्पिटिंग इकोनॉमीज को हम देख रहे हैं। ऐसे मामला के अंदर जहां पर पावर टैरिफ हमारा इंक्रीज होने लगा। आई थिंक कि अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा, उसको खत्म करना। जो गवर्नमेंट ने मराद दी थी कंस्ट्रक्शन सेक्टर के लिए IMF प्रोग्राम के बाद, वो कहाँ जाती है हमें देखना है। पॉलिसी रेट हमें देखना है कि 11.5% जो प्रोजेक्टेड इन्फ्लेशन है, उसके बाद पॉलिसी रेट को हम क्या 7% पे मुस्तहकम कर सकेंगे। फिर उसके बाद ये सारी सिचुएशन के अंदर हमने देखना है सब्सिडीज को अगर हमने खत्म करना है, प्रोडक्शन कम होगी, टैक्स कलेक्शन पूरे तरीके से होता है जून 30 की जो हमारी रिक्वायरमेंट है, फिस्कल स्पेस हमें कितनी मिलती है जो 7% पे हमने टारगेट की। तो मराइल काफी ज्यादा आगे हमें चैलेंजिंग नजर आ रहे हैं। सूरत में जब हम पेट्रोलियम की मसनूआत कल से बढ़ा रहे हैं मोस्ट प्रोबेबली, तो एक इन्फ्लेशन नंबर्स को भी कंट्रोल करना है। रुपी की इंस्टेबिलिटी अपेरेंटली हमें नजर आएगी अगर हमारे एक्सपोर्ट नंबर्स जो है वो उस तरीके से मूव हो। फिर आगे UAE का भी रोल ओवर हमने लोन का देखना है कि वो हमें अलाउ होता है $1 बिलियन या नहीं, जो इस वक्त तवक्कुआत हैं कि UAE से हम एक रिजॉल्व कर पाएंगे, बट इस वक्त हम उसके साथ नहीं है। अच्छा एहसन साहब, ये आपने अच्छा पॉइंट रेज किया, मैं चाहूंगा इस पर थोड़ी सी बात आप तीनों हजरात करें। भारत की जानिब से बड़ा वावेला किया जा रहा था कुछ दिन पहले, और मुझे भी एक प्रोग्राम के लिए उन्होंने कॉल की कि आप लोगों को UAE ने पैसे वापस मांग लिए, जबकि ऐसा कोई अभी तक ऑफिशियली ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। तर्जुमान वजारत खारजा ने भी इसकी वजाहत कर दी है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है।
देखिए, आई थिंक बड़ा चैलेंज होगा ये। यूएई जो है उसकी तरफ से तवक्कुआत है कि ये रोल ओवर हमें मिल जाएगा, बट आई थिंक कि इस पे काफी ज्यादा सफारती ताल्लुकात हमें इसको इम्प्रूव करने पड़ेंगे। यूएई के साथ इस वक्त वैसे ही रिफ्ट था हमारा, ये एग्जिस्टिंग जो उनकी वॉर चल रही है यमन के साथ। आई थिंक कि वहां पर अगर कुछ कमिटमेंट्स हो जाएंगे तो मोस्ट प्रॉब्ली इसके रोल ओवर होंगे, वरना हमें उसी तरीके से रिटर्न $1 बिलियन करना पड़ेगा जिस तरह से हमने सऊदीया को किया। तो बट इस वक्त स्पेकुलेशन ये है मोस्ट प्रॉब्ली कि हमें सक्सेस होगी और ज़ाहिर एक रोल ओवर हमें एक साल के लिए मिल जाएगा। और एट द सेम टाइम हम देख रहे हैं IMF की डिसबर्समेंट भी मोस्ट प्रॉब्ली 25 मार्च तक जो है वो हमें मिल जाएगी, बट आई थिंक कि उससे पहले काफ़ी कठिन फैसले जो है गवर्नमेंट ने करने। मैं सेम बात आपसे राना साहब, ये जो मामलात हैं इस वक्त मुख्तलिफ जो प्रेशर्स हैं उसको भी डील करना है, आगे आने वाले दिनों में कर्जे वापस करने हैं, ये तो चले इस पर तो हम जितनी बात करें वो तो एक नई से नई जहद खुल जाती है सर। लेकिन जो आम आवाम का मसला है वो है महंगाई। सर 1 किलो घी की कीमत अगर 20-25 रुपए भी बढ़ जाए तो एक आदमी के लिए कुव्वत ख़रीद से बाहर हो जाता है। आप अगर बिजली का ऑल्टरनेट सोलर को कह सकते हैं, गैस का ऑल्टरनेट आप सिलेंडर को कह सकते हैं, खाने पीने का ऑल्टरनेट कुछ नहीं होता सर, खाना खाना ही होता है। बिल्कुल, देखें अब ये जो पेट्रोल प्राइसेस जब बढ़ रही हैं इंटरनेशनली, तो हुकूमत ने अपनी लेवी को तकरीबन आधा कर लिया है जो पिछले 2 माह पहले था, और अभी टैक्सेस और लेवी के मद में सिर्फ 34% जो है वो टैक्स और लेवी लगा हुआ है पेट्रोल की प्राइस के ऊपर। तो हुकूमत ने 400 अरब रुपए का हदफ रखा था लेवी की कलेक्शन के अंदर। तो अब वो भी यानी कि क्योंकि आपकी टैक्स कलेक्शन नहीं है तो कोई बफर नहीं हुकूमत दे सकती। बहुत मुश्किल है, फिस्कल डेफिसिट जहां तक आ चुका है और बढ़ रहा है, और हुकूमत जो एक बोरोइंग के साइकिल के अंदर फंस गई है। कमर्शियल बैंक से बेइंतहा बोरोइंग कर रही है हुकूमत अपने फिस्कल डेफिसिट को कवर करने के लिए, और वो उसकी वजह से एक इंटरेस्ट सर्विस या डेट सर्विसिंग का और लोड पड़ रहा है। तो जब इंटरनेशनल मार्केट में प्राइसेस बढ़ेंगी तो हुकूमत को पास ऑन करनी पड़ेंगी। जब इंटरनेशनल मार्केट में प्राइसेस बढ़ेंगी तो हुकूमत को बिजली के नर्ख जो है वो बढ़ाने पड़ेंगे, क्योंकि ऑलरेडी एक सर्कुलर डेट की तलवार है, एक फिस्कल डेफिसिट की तलवार है। तो हुकूमत जाए तो कहां जाए? देखें, 2.5 सालों में टैक्स रिफॉर्म्स नहीं आई, आगे भी नहीं आएंगी, तो हम और दलदल में फंस जाएंगे। अगर 2.5 सालों में हम लोगों ने अपने सर्कुलर डेट को नहीं कंट्रोल किया, आगे नहीं, 500 अरब इस साल बढ़ने के चांसेस इम्कान थे, जो प्रेडिक्शन है अगले साल 500 अरब, उससे अगले साल 1 ट्रिलियन और बढ़ सकता है सर्कुलर डेट। आपको अपनी कलेक्शन जो है, रिकवरी आपको बढ़ानी पड़ेगी, आपको टेक्निकल लॉसेस कम करने पड़ेंगे। अगर आप नहीं करेंगे तो आप फंसते चले जाएंगे। आपको अपनी ये जो पास थ्रू आइटम है, पावर परचेज कॉस्ट, ये आप अगर प्राइसेस नहीं इंक्रीज करेंगे और सब्सिडीज देते रहेंगे तो ये हुकूमत के लिए बहुत चैलेंज है। देखें, आपको अपनी बास्केट प्राइस जो है, जो एनर्जी मिक्स है, उसको सस्ता करना चाहिए लॉन्ग टर्म। आपको एफिशिएंटली प्लांट्स चलाने पड़ेंगे बहुत, यानी कि पाकिस्तान के लिए अगर मुझे नंबर 1 चैलेंज कोई है हुकूमत को तो वो टैक्स कलेक्शन है, टैक्स कलेक्शन है और टैक्स कलेक्शन है। टैक्स कलेक्शन हुकूमत को हर साल 20 से 25% बढ़ाना होगी, वरना हम लोग जो है हमारे लिए बहुत क्राइसिस है आगे। ठीक है, मैं शारिद साहब से एक लास्ट कमेंट लेता हूँ। शारिद साहब, ये जो महंगाई वाला मामला है, एक वो चीज़ जो गवर्नमेंट दे देती है लिस्ट वो, और एक बाजार से मिलती जो चीज़ है उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है कीमतों का। चले, शारिद साहब का मेरा ख्याल राब्ता मुनक़ता हो गया। अब तक के लिए इतना ही कोशिश की कि आज के प्रोग्राम में सर्कुलर डेट, महंगाई और फिर जो ताजरों का इस वक्त एहतजाज जारी है, कैसे उस पर काबू पाया जा सकता है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स क्या कहता है, इन तमाम तर चीज़ों पर बात हुई। फिर होगी आपसे मुलाकात जुम्मे के रोज़। अपना ख्याल रखिएगा।